जंगल में ठंडी हवाएं शुरू हो गई थीं। सभी पक्षी ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे। अभी बर्फबारी होने में और कुछ दिन बाकी है। मैंने तो भोजन इकट्ठा कर लिया है। क्यों ना मैं अपने लिए एक पक्का लकड़ियों का घर बना लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा, वरना ठंड में मैं इस घोंसले में नहीं रह पाऊंगी। फिर रोज रानू चिड़िया सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। ओए कालू, बर्फबारी कुछ ही दिनों में होने वाली है। जंगल के सभी पक्षी अपने लिए भोजन जमा कर रहे हैं। तुम तो हमेशा घोंसले में सोते रहते हो। आज तुम कहीं से भी भोजन ढूंढकर लेकर आना, वरना मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगी। कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए जंगल पूरा घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन दिखाई नहीं देता। वह चिड़िया के घोंसले के पास आता है, जहाँ चिड़िया सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। अरे वाह, चिड़िया ने तो बहुत भोजन जमा किया हुआ है। अब मुझे जंगल पूरा घूमकर भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही भोजन चुरा कर ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो दुष्ट कालू कौवा चिड़िया का भोजन चुरा कर ले जाता है। चिड़िया जब अपने घोंसले में वापस लौटती है तो देखती है कि उसका जमाया हुआ भोजन गायब है। हे भगवान, कितनी मेहनत से मैंने भोजन ढूंढकर जमा किया था, और अब मेरे पास भोजन ढूंढने के लिए वक्त भी नहीं है। पहले मैं अपने लिए एक पक्का घर बना लूंगी। फिर अगले दिन से रानू अपने लिए एक पक्का लकड़ियों का घर बनाने में जुट जाती है। दूसरे दिन रानू जब सोकर उठती है और देखती है कि बाहर बर्फबारी हो रही है। बाहर तो बर्फबारी हो रही है, मेरे पास खाने के लिए भोजन ही नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? चलो, आज के लिए किसी तरह भूखी रह लूंगी। लेकिन दूसरे दिन भी बर्फ पड़ना कम नहीं हुआ। कई दिनों तक लगातार बर्फबारी होती रही। अब मैं क्या करूं? ठंड तो बढ़ते ही जा रही है। इतनी ठंड में मेरे लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कालू कौवे के पास भोजन मांगने जाती है। कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलिए। रानू, जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। देख रही हो बाहर कितनी ज्यादा ठंड बढ़ रही है। कालू, मेरा भोजन चोरी हो गया है। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दाने दे दीजिए। अरे छोटी चिड़िया, अगर मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकता। यहाँ से जाओ। कालू कौवा रानू चिड़िया को अपने घर से भगा देता है। फिर रानू कबूतर के घर जाती है। क्या बात है रानू, इतनी ठंड में तुम घर से बाहर क्यों निकली हो? तुमने तो अपने लिए भोजन भी जमा कर लिया था और पक्का लकड़ियों का घर भी बना लिया था। कबूतर भैया, मेरा भोजन चोरी हो गया है। अब मैं क्या खाऊं? इसलिए मैं आपके पास भोजन मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं रानू, मेरे पास बहुत अनाज है। तुम अपने साथ एक अनाज की बोरी ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। रानू चिड़िया घर आकर भरपूर पेट भोजन करती है और आराम से अपने लकड़ी के घर में सो जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तूफान आता है। उस तूफान के कारण सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड में ऐसे ही यहाँ रहेंगे तो बर्फ में ही अकड़ जाएंगे। चिड़िया ने अपने लिए मजबूत लकड़ियों का घर बनाया है। इतनी हवाओं में चिड़िया का घर ही बच पाया है। कालू, जब तक हम सब अपने लिए एक पक्का लकड़ियों का घर नहीं बना लेते, तब तक हम सब रानू के घर में रहेंगे। मगर कबूतर, मैंने तो चिड़िया को भोजन देने से मना कर दिया था। अब तो वो मुझे और गोरी को अपने घर में आने नहीं देगी। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी रानू चिड़िया वहाँ आती है। पक्षियों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला कि तूफान में आप सबका घर टूट गया है, मैं आप सबको लेने के लिए यहाँ आ गई हूँ। मेरा लकड़ी का घर बहुत मजबूत है। आप सब आराम से रह सकते हो। फिर सभी पक्षी रानू के घर में रहने के लिए आ जाते हैं और ठंड के मौसम में आराम से रानू के घर में रहने लगते हैं। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, क्योंकि आप हर रोज एक न एक पक्षी लाती हो और अकेले ही मारकर खा जाती हो, पर आप मुझे तो खाने के लिए नहीं देती हो। और तो और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो आपने मेरे जन्मदिन के अवसर पर भी मुझे एक भी पक्षी लाकर नहीं दिया, ताकि मैं उसे मार कर खा सकूं। अच्छा ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए कैसे भी करके एक न एक पक्षी का जुगाड़ करूंगी और ले आऊंगी तुम्हारे पास। वो माही चील वहाँ से चली जाती है। वो चीलू की सौतेली माँ थी, इसलिए वो उसे बहुत कम प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी बैठे आपस में बात कर रहे थे। चील जब उनके पास आती है तो वो चील को देखकर वहां से जाने वाले होते हैं। तब वो चील उन्हें रोकती है और चिल्लाते हुए उनसे कहती है, पक्षियों, अगर तुम में से कोई भी यहाँ से हिला
तो अच्छा नहीं होगा। सब यहीं रुको, मैं किसी को नहीं मारूंगी। नहीं नहीं पक्षियों, आप सब चलो यहाँ से। इस चील की बातों में आकर यहाँ मत रुको, क्योंकि ये ऐसे बोलकर हमें खाना चाहती है। पक्षियों रुक जाओ, आप में से कोई कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। यह चील क्या कह रही है, इसकी बात सुन लो। हो सकता है कि यह सुधर गई हो और हमें ना खाए। सुनो पक्षियों, मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब पक्षी आए और सब मिलकर मेरे बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करें। चील बहन, जन्मदिन की दावत में क्या क्या खाने को मिलेगा? तुम जो कहोगी वो खाने के लिए मिलेगा आप सबको दावत में। कव्वी, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत समझदार भी हो। वो चील फिर वहां से चली जाती है और जाते जाते कौवों से दोस्ती भी कर जाती है। कौवे तो चील के दोस्त बन गए थे, इसलिए वो दोनों तो हर हाल में चीलू के जन्मदिन में जाना चाहते थे। और फिर वो जंगल के बाकी पक्षियों से भी चील के बेटे के जन्मदिन में जाने का कहते हैं। नहीं नहीं कव्वो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाना, जिस किसी को भी जाना है सब चले जाना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी वहां, क्योंकि मुझे इन चीलों पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये जालिम है, बहुत बुरी होती है, और ये हम पक्षियों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। छोटी चिड़िया, तुम तो हो ही छोटी और तुम्हारी सोच भी छोटी है। तुम चुप करके बैठो, सब पक्षी जाएंगे। चीलू के जन्मदिन में कोई नहीं रहेगा, तुम भी जाओगी। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? गोरी, तुम चली जाना, बाकी पक्षियां जाना चाहे तो वो भी चले जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये चीलें बदल नहीं सकती है। ये जालिम और खतरनाक होती है, ये जरूर हमें अपने झांसे में फंसा रही होगी। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, फितरत कभी नहीं बदलती है। हमें क्या मरने का शौक है, जो हम जाए उस चील के बेटे के जन्मदिन में। कौवे, तुम्हें जाना है तो तुम दोनों ही जाओ, हमें नहीं मरना, तुम ही जाकर मरो। हाँ पति जी, आप ठीक कहते हो, तुम्हें जाना है तो तुम ही जाओ कौवे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हमें क्या मरना थोड़ी ना है, हम तो यहाँ अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं, तो पूरी जी कर ही मरेंगे। उस चीलों के हाथों क्यों मरे? इस तरह जंगल के कुछ पक्षी चिड़िया की बात मान लेते हैं। वो वहां जाने के लिए मना कर देते हैं। तब हरियाली तोती कहती है, चिड़िया, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। उसके साथ जंगल का कोई बच्चा खेलता भी नहीं है, और अगर कोई उसके जन्मदिन में भी नहीं जाएगा तो वो बहुत दुखी होगा, इसलिए मैं तो जाऊंगी। और वैसे भी अगर वो चील खराब होती और हमें खाना चाहती, तो अभी हम सब पक्षी यहाँ थे। अगर उसे खाना होता तो वो हम सबको खाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद अब वो सुधर गई है, तो मैं तो जाऊंगी। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी चलो और ये अपना गलतफहमी मन से निकाल दो। लेकिन चिड़िया, कबूतर और कबूतरी तो नहीं मानते और वो नहीं आते। बेचारी हरियाली तोती तो कौवों के साथ गिफ्ट लेकर आती है। जैसे ही वो वहां आते हैं, वो चील तो उन पर झपट कर हमला कर देती है और छोटा चील हरियाली तोती को दबोच लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो छोटे चील? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। मैंने सोचा था कि कोई पक्षी तुम्हारे साथ खेलता नहीं है और कोई तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आएगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आई हूँ और तुम मुझे ही मार रहे हो। मुझे छोड़ दो। मुझे तो आज मज़ा ही आ जाएगा। इस मांस को खाकर मेरे तो मज़े ही मज़े है। मांस भी मिल गया और गिफ्ट भी आ गए। सच में मम्मा, आप ठीक कहती हो कि हम चीलों की तो बात ही अलग है। हाँ हाँ चीलू बेटे, मैंने तुमसे एकदम सही कहा था। चलो अब तुम खा लो इस तोती को। कम से कम अब तुम्हें भी मांस खाने को तो मिल गया, वैसे भी तुम रोज मुझसे कहते थे। वो चील और उसका बेटा इस तरह उन्हें मार देते हैं और उन तीनों को चील पर भरोसा करने की सजा मिल जाती है। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। जंगल में बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं चारों ओर चल रही थी। सफेद बर्फ ने जंगल को एक चादर की तरह ढक लिया था। पक्षी और जानवर अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे। हर कोई सर्दी से बचने का उपाय खोज रहा था। जंगल के एक पुराने जामुन के पेड़ पर रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रानो ने सर्दी के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने जामुन के पेड़ पर अपने लिए मजबूत जामुन का घर बना लिया था। कुक्कू, जो अभी छोटा और नटखट था, हमेशा अपनी माँ के काम को देखकर हैरान रहता था। माँ, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठंड में कौन काम करता है?
हम ऐसे ही कहीं पेड़ पर सो सकते हैं। बेटा, ठंड बहुत कठोर होती है। अगर हम समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन माँ, क्या सच में इतनी ठंड आने वाली है? हाँ बेटा, सर्दी बहुत तेज होती है। तुम देखना, हमारा ये जामुन का घर हमें सुरक्षित रखेगा। कुक्कू माँ की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन वो अब भी माँ की मेहनत का महत्व नहीं समझ पा रहा था। जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। कालू बहुत चालाक और लालची था और गौरी हमेशा उसकी योजनाओं में उसका साथ देती थी। जब उन्होंने रानो का नया घर देखा तो उनके मन में जलन और लालच आ गया। गौरी, देखा तुमने रानो का घर? कितना आरामदायक लग रहा है। इस सर्दी में वहाँ रहने से मजा आ जाएगा। हमें वह घर चाहिए। हाँ, लेकिन रानो चिड़िया बहुत चालाक है। उसे वहाँ से भगाना आसान नहीं होगा। हमें कोई चाल चलनी होगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठंड से बचने के लिए ये सबसे अच्छा ठिकाना है। दोनों ने मिलकर रानो को उसके घर से भगाने की योजना बनाई। कालू और गौरी ने सोचा कि पहले रानो को सीधे बातों में उलझाया जाए। वे रानो के घर के पास पहुंचे और पेड़ की डाल पर बैठ गए। रानू बहन, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हम दोनों को घोंसले में रहने अब बहुत मुश्किल हो गया है। क्या तुम हम दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने जामुन के घर में रख लोगी? कालू भैया, मेरा घर बहुत छोटा है और यहाँ सिर्फ मैं और कुक्कू किसी तरह रह पा रहे हैं। आप कोई और जगह ढूंढ लीजिए। छोटी चिड़िया, हम दोनों इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। देखते रहो, हम दोनों तुम्हारे घर को कैसा कब्जा करेंगे। कालू और गौरी ने सोचा कि अगर वे रानो के खाने की चीजें चुरा लें तो वह कमजोर हो जाएगी और ठंड में भोजन के लिए इधर उधर भटकेगी। उन्होंने रात में चोरी की योजना बनाई। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया, रानो और कुक्कू सो गए तो कालू चुपके से उनके घर के अंदर जाता है। माँ, कोई घर में आया है, हलचल कर रहा है। कौन है वहाँ? रानो की आवाज सुनकर कालू डर गया और तुरंत उड़ गया। रानो कालू को खिड़की में से भागते हुए देख लेती है। रानो ने महसूस किया कि कालू और गौरी उसे लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने जंगल के दोस्तों बुलबुल और कबूतर से मदद मांगी। बुलबुल बहन, कालू और गौरी हमें परेशान कर रहे हैं। वे हमारा घर छीनना चाहते हैं। रानो, चिंता मत करो, हम सब एक उपाय निकालकर उन कौवों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। रानू बहन, मुझे एक उपाय आया है। तुम्हारे घर के आसपास कांटे और नुकीले पत्थर रख दो, इससे कोई अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। चिड़िया ऐसे ही करती है। वो घर के चारों ओर कांटे और नुकीले पत्थर रख दिए। कालू और गौरी ने फिर से रानो के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन कांटे और पत्थरों की वजह से उन दोनों के पैर और पंख में से खून निकल रहा था। कालू जी, मेरे पैरों में से खून आ रहा है। मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, कुछ कीजिए। हाँ गौरी, मेरे पैरों में भी कांटे चुभ गए हैं। मेरे पैरों में से भी खून आ रहा है। शायद रानू ने अपने घर के चारों ओर कांटे और पत्थर रखे हैं। तभी रानू उनकी आवाज सुनकर बाहर आती है। वो कांटे और नुकीले पत्थर हटा देती है। दुष्ट कौवों, मुझे पता था तुम दोनों मेरे मेहनत से बनाए हुए घर को बर्बाद करना चाहते हो और मुझे और मेरे बेटे को बाहर ठंड में मरते हुए देखना चाहते हो। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाते हो या फिर मेरे दोस्तों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊं। वो दोनों बाकी पक्षियों का नाम सुनकर डर जाते हैं और पति पत्नी दोनों जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। रानो और कुक्कू अपने घर में आराम से रह रहे थे। कालू भैया, कृपा करके हम्माम बेटी को घर से बाहर मत निकालिए। बाहर बर्फबारी हो रही है। मेरी बेटी को ठंड लग जाएगी। तुम्हारी बेटी को ठंड लग गई तो मैं क्या करूं? मुझे तो बस किराए से मतलब है। तुमने तो 2 महीनों से किराया नहीं दिया है। कालू भैया, आपको तो पता है 2 महीने पहले ही मेरे पति की मौत हो गई है। मैं जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रही हूँ। मैं जल्दी ही किराए के पैसे दे दूंगी। कृपा करके कुछ महीनों तक घर में रहने दीजिए। मुझे पता है रानू, तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मैं 2 महीनों से तुमसे कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन अब बहुत हो गया। तुमसे किराया लिए बिना तुम्हें इस घर में फुकट में रहने नहीं दूंगा। कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। माँ, देखिए बाहर कितनी ठंड हो रही है। बर्फ गिर रही है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे?
मुझे अब कुछ नहीं समझ रहा गुड़िया। अब हम कहाँ जाएंगे? वो देखो वहाँ एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है, चलो हम वहाँ चलते हैं। चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब कालू कौवा अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गौरी उससे कहती है, कालू जी, इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होता। ठंड के वजह से मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। मुझे एक काम वाली चाहिए। काम वाली? अब काम वाली को मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? कालू जी, अगर आप मेरे लिए नौकरानी लेकर नहीं आएंगे तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मुझे इतनी ठंड में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गौरी, अगर तुम तुम्हारे मैके चली जाओगी तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी ढूंढकर काम वाली ले आता हूँ। तभी कालू कौवा सोचने लगता है। गई गौरी, काम वाली मिल गई, मैं अभी जाकर काम वाली को लेकर आता हूँ। कालू कौवा जल्दी से भागकर रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, मुझे पता है कि आप वापस जरूर आएंगे। आप बहुत दयालु हैं। मैं कुछ ही दिनों में घर का किराया आपको दे दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, मैं वापस तुम्हें उस घर में रखने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी बीवी को एक नौकरानी की जरूरत है। तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। कालू भैया, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, बस मुझे रहने के लिए छत दे दीजिए। कालू कौवा चिड़िया को लेकर अपने घर आता है। कालू जी, आप ये रानू को क्यों लेकर आए हो? ये तो अपनी किराएदार है। गौरी, अब मैं तुम्हारे घर की काम वाली हूँ, तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। घर के बाहर एक पेड़ है, उस पर एक टूटा फूटा घोंसला है। तुम अपनी बेटी के साथ उधर ही रहना। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक पुराने टूटे फूटे घोंसले में आते हैं। वहाँ तो बस चारों तरफ से ठंडी हवाएं चल रही थी। माँ, बाहर तो बहुत ठंड है, नींद भी नहीं आ रही है। मैंने तो सोचा था कि गौरी आंटी अपने घर के अंदर हम दोनों को सोने के लिए जगह देगी। गुड़िया बेटा, अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो अब हम घर के अंदर आराम से सोते रहते। अगली सुबह रानू गौरी से कहती है, गौरी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ गर्म कपड़े खरीदने हैं। रात को ठंड के वजह से मेरी बेटी बाहर नहीं सो पा रही है। अरे यो छोटी चिड़िया, तुम्हें आई हुए एक दिन ही हुआ है और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? नहीं मिलेंगे। कुछ पैसे काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। मैं दूसरी नौकरानी ढूंढ लूंगी। तुम्हारे जैसे लाखों नौकरानियां मिलती हैं। मम्मा चिड़िया चुप हो जाती हैं। अब चिड़िया ने फैसला कर लिया है कि वो गौरी के यहाँ काम नहीं करेगी। माँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटा, अब हम गौरी के यहाँ काम नहीं करेंगे। हम अपने लिए कुछ काम शुरू करेंगे। मैं कबूतर से कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटा सा चाय की टपरी लगाऊंगी। ठंड का मौसम होने के कारण चाय पीने के लिए कई सारे पक्षियाँ हमारे चाय की टपरी पर आएंगे। फिर चिड़िया कबूतर से कुछ पैसे उधार ले लेती है और फिर छोटा सा एक चाय की टपरी लगा लेती है। जंगल के पक्षी ठंड के मौसम में गर्मागर्म चाय पीने के लिए रानो चिड़िया के पास आते हैं। कुछ ही दिनों में चिड़िया चाय बेचकर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लेती है। वो कबूतर के पैसे भी लौटा देती है। इस तरह माँ बेटी अपने घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। टुन्नू चिड़े की खेत बंजर हो जाती है। अपने खेत को देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत रोने लगता है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी खेत तो बंजर हो गई। मुझे तो जंगल में कोई और काम करना भी नहीं आता। अब मैं मेरी बीवी और बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगा? वो उदास मन से ही अपने घर लौट आता है। टुन्नू जी, क्या बात है? आप इतनी जल्दी घर वापस लौटकर क्यों आए हो? रानू, हमारी छोटी सी जमीन अब बंजर हो गई है। हम उस पर अब खेती नहीं कर सकते। मुझे और कुछ काम आता भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? घर कैसे चलेगा? टुन्नू जी, मेरा दोस्त है ना कालू, मैं उसके घर काम करने के लिए जाऊंगी। वो कब से कह रहा था कि उसको एक काम वाली की जरूरत है। हाँ रानू, मैं जब तक कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा। तुम कुकू को अपने साथ ले जाओ। फिर रानू अपने बेटे कुकू के साथ कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, हम बर्बाद हो गए। मेरी एक छोटी सी जमीन थी ना, अब वो बंजर हो गई। अब टुन्नू जी के पास कोई काम नहीं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे कुछ काम दिलवा दो कालू भैया। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। वैसे भी मुझे काम वाली की जरूरत थी। तुम सही समय पर यहाँ आई हो। गोरी, अरे वो गोरी, कहाँ हो? जल्द आओ, चिड़िया काम की तलाश में यहाँ आई है। अरे वाह रानू, तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो। तुम्हारा उस खेत का क्या हुआ जिसको दिखाकर तुम बहुत खुश होती थी?
गोरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अब वो जमीन बंजर हो गई है और मैं यहाँ काम के तलाश में आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, घर की जल्दी से साफ सफाई कर दो और हाँ, भोजन बनाने का काम भी तुम ही करोगी। हाँ गोरी, मैं बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। देखना, तुम दोनों को भी मेरे बनाए हुआ भोजन बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन से रानू घर के सारे काम करते हुए स्वादिष्ट भोजन भी बनाने लगी। कालू जी, ये चिड़िया ने तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाया है। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम इस चिड़िया को हमारे ढाबे में भोजन बनाने के लिए रख लें। हमारा ढाबा? लेकिन कालू जी, वो ढाबा तो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, अब क्या बनाओगे? तुम बस अब देखते रहो गोरी, मैं मेरा ढाबा कैसे चलाता हूँ। चिड़िया, मैं बहुत दिनों से अपने ढाबे पर समोसे बनाकर बेचना चाहता था, लेकिन कोई भी अच्छे समोसे बनाने वाला नहीं मिल रहा था। तुम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, क्यों ना तुम आज से ही समोसे बनाना शुरू कर दो। जितने भी समोसे बिकेंगे उसका आधा मुनाफा मैं तुम्हें दूंगा। हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं आप समोसे का सारा सामान मुझे लाकर दीजिए, मैं समोसे बनाना शुरू कर दूंगी। उस दिन से चिड़िया कालू कौवे के ढाबे पे समोसे बनाती थी और कालू कौवा उन समोसों को पक्षियों को बेचता था। आओ आओ पक्षियों, कम दाम में स्वादिष्ट समोसे खाओ। कुछ ही दिनों में कालू कौवे की ढाबे की कमाई दुगनी हो जाती है। कालू जी, मुझे तो लगता है कि आधा मुनाफा उस छोटी चिड़िया को देने की क्या जरूरत है। समोसे का सारा सामान आप देते हो, ढाबा भी आपका है, चिड़िया तो सिर्फ समोसे बनाती है। मैं तो कहती हूँ उस चिड़िया को आधा मुनाफा देना बंद कर दो और कह दो कि आजकल मुनाफा कम हो रहा है। और वो छोटी चिड़िया नहीं मानी तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? वो चिड़िया बेचारी तो सुबह से शाम तक समोसे बनाती हैं, उसके वजह से ही जंगल के पक्षियों की भीड़ मेरे ढाबे पर लगी रहती है। कालू जी, मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना वो रानू की बच्ची हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। गोरी के कहने पर कालू चिड़िया को पैसे देना बंद कर देता है। एक दिन बेचारी रानू चिड़िया कालू से अपनी मेहनत के पैसे मांगने लगती है। कालू उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है। चिड़िया अगले दिन ही अपने बेटे कुकू को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और सारी बातें अपने पति टुन्नू को बताने लगती हैं। टुन्नू जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्यों ना हम इस जंगल में समोसे का ठेला लगाए। मेरे बनाए हुए समोसे जंगल के पक्षियों को जरूर पसंद आएंगे। हाँ रानू, तुम कल से ही समोसे बनाना शुरू कर दो, इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। दूसरे दिन ही रानू चिड़िया बाजार से समोसे बनाने के लिए सामान खरीद कर ले आती है और घर के पास ही छोटा सा ठेला लगाकर पति पत्नी समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे के ढाबे पे कोई भी पक्षी समोसे खाने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि उन समोसों में पहले जैसा स्वाद नहीं था। कालू कौवा अब मक्खियां मारते अपने ढाबे पे बैठा हुआ था, उसकी तो कुछ बिक्री नहीं हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी रानू से ही समोसे खरीद के खा रहे थे। बहन, आपके समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हमें समोसे खाने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता था। अच्छा हुआ आपने यहीं एक समोसे का ठेला लगा लिया। इस तरह रानू और उसका पति समोसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। रानू चिड़िया और गौरी कौवी के घर आसपास ही थे। अपने पति के मौत के वजह से चिड़िया उन दिनों बहुत बीमार हो जाती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया एक अंडा देती है। उसकी पड़ोसन गोरी कौवी को संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़े होते थे। गोरी, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर दूसरी कौवी से शादी की होती तो आज मेरे भी बच्चे होते। कालू जी, बच्चे ना होने के कारण ही मैं हमेशा उदास रहती हूँ। आप और भी बातें मत सुनाइए, वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी को चिड़िया के घर से कराहने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो रानू चिड़िया की आवाज है। इसे क्या हुआ, एक बार चलकर देख लेती हूँ। वो अंदर जाकर देखती है तो चिड़िया बीमार घोंसले में लेटी हुई थी।